हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की भूगोल की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, और दोस्तों यह टेक्स्ट बुक में तीसरे अध्याय हमारी बदलती पृथ्वी की बात करने वाले हैं। और दोस्तों यह अध्याय में पेज नंबर 12 से 14 पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे उनको शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यदि आपको भूकंप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो भूकंप से जुड़ा हुआ यह स्पेशल वीडियो ही मान लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण। और दोस्तों तीसरा अध्याय, यहां पर मैंने चौथा लिख दिया है, यह तीसरा अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या हमारा स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। क्या यह जो प्लेटें हैं वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, दोस्तों प्रत्येक वर्ष में कुछ मिलीमीटर के लगभग यह प्लेटें घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष में कुछ मिलीमीटर प्लेटें क्यों घूमती रहती है, इसके पीछे की वजह है पृथ्वी के भीतर रहा यह मैग्मा। कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। क्या पृथ्वी के अंदर यह पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे दोस्तों एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि यह मैग्मा हमारी पृथ्वी के भीतर कैसे घूमता रहता है। लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो कि स्थल मंडल में अनेक प्लेटों में विभाजित है। यह स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। और पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे हम यह एक्टिविटी भी देखेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो दोस्तों दो बार अच्छी तरह पढ़कर मैंने आपके सामने रखा, समझाने की कोशिश की, तो आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था ना, तो यह क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। स्थल मंडल केवल एक ही प्लेट से बना है। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि स्थल मंडल अनेक प्लेटों से बना है। तो पहला सेंटेंस गलत। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर या चारों तरफ धीमी गति से घूमती रहती है। वजह है पृथ्वी के भीतर का यह जो प्रवाही रूप में मैग्मा है वह। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल 2 नंबर का सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। आगे बात करें तो प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्या पृथ्वी के भीतर यह मैग्मा के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता रहता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। क्या प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 दोस्तों टेक्स्ट बुक में यह चित्र दिया गया है। यह पूरा चार्ट 2 प्रकार के बल को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की गतियां,
यहाँ पर लिखा है अंतर्जनित बल, यहाँ पर बहिर्जनित बल। यह पृथ्वी के भीतर का बल है अंतर्जनित बल, जिसके दो प्रकार है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण आकस्मिक बल पैदा होता है। आकस्मिक बल की वजह से ही यह भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। और पटल विरूपण बल से पर्वत निर्माणकारी घटना होती है, जैसा कि हिमालय का निर्माण हुआ। और यहाँ पर लिखा है बहिर्जनित बल, अपर्दन और निक्षेपण के कारण बहिर्जनित बल पैदा होता है। नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, यह सभी बहिर्जनित बल के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उन्हें, दोस्तों यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, क्या कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। हिंदी में कहे तो अंतर्जनित बल। क्या? अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं बहिर्जनिक बल। क्या? बहिर्जनिक बल कहते। ओके, तो याद रख लो कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। आगे अंतर्जनित बल की बात करें तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारणों से पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। दोस्तों यह अंतर्जनित बल के कारण ही भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। हाल ही में दोस्तों एक भूस्खलन की घटना सामने आई है, और दोस्तों कौन से राज्य में यह भूस्खलन हुआ है जहां हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं, यह नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, और शब्द उत्पत्ति की बात करें तो अंतः उत्पत्ति यानी कि एंडोजेनिक। एंडोजेनिक शब्द कैसे बना है? एंडो प्लस जेनिक, यह दो शब्दों से एंडोजेनिक शब्द बना है। और एंडो का मीनिंग होता है अंतः यानी कि भीतर, और जेनिक का मीनिंग होता है उत्पत्ति। तो ऐसा ही एक और शब्द एक्सोजेनिक। क्या? यह एक्सोजेनिक शब्द कैसे बना है? यह दो शब्दों को जोड़कर एक्सोजेनिक शब्द बना है, और एक्सो का मीनिंग होता है बाह्य, जेनिक का मीनिंग होता है उत्पत्ति। तो यह बाह्य उत्पत्ति, अंतः उत्पत्ति यानी कि भीतर लगने वाला बल एंडोजेनिक फोर्स है, और बाह्य यानी कि पृथ्वी की सतह पर लगने वाला बल एक्सोजेनिक फोर्स है। ओके, पृथ्वी की गतियों की बात करें तो यह अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। दोस्तों मैंने आपके सामने जो चार्ट रखा यह मैंने यहाँ लिखित स्वरूप में आपके सामने रखा है कि अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल, यह दोनों अंतर्जनित बल है। और आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है, और पटल विरूपण बल के कारण पर्वत निर्माणकारी बल है, यानी कि पर्वत का निर्माण होता है पटल विरूपण बल से। तो बहिर्जनित बल, अपर्दन और निक्षेपण के कारण बहिर्जनित बल पैदा होता है। नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, यह सभी बहिर्जनित बल के एग्जाम्पल है। यह सभी से बहिर्जनित बल पैदा होता है। और चित्र 3.1 स्थल रूपों का विकास, यह मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्या आप जानते हैं यह क्वेश्चन के जरिए एक सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ रखी गई है। आपको यह जानना आवश्यक है क्या कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए। एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए। आपको क्या करना है? और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। यानी कि जल से भरा हुआ एक बीकर लेना है, लेकिन यह बीकर में पूरा पानी नहीं भरना है, आधे बीकर तक ही पानी भरना है। और यह पानी में एक रंग भरी गोटी यानी कि कागज की एक छोटी सी दोस्तों इस तरह बनाकर आपको पानी में रख देनी है, और बीकर को तीपाई पर रखकर गर्म करें।
यहाँ तीपाई पर रखकर आपको यह पानी को गर्म करना है। ओके, क्या होता है देखो, जब गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। क्या पानी गर्म हो जाएगा तो यह जो कागज की गोली है वो भी ऊपर उठेगी, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। ऊपर ठंडा पानी है तो यह गोली नीचे आएगी, और बाद में नीचे गर्म पानी है तो यह गोली ऊपर जाएगी, यानी कि थोड़ी देर के लिए ऊपर और बाद में नीचे। इसी तरह यह गोली गति करेंगी। और पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। यह गोली की तरह हमारी पृथ्वी के भीतर रहा जो गोला है यानी कि मैग्मा है वो भी इसी तरह ही गति करता है, ऊपर और नीचे। ओके, एक बार फिर से समझ लो। एक एक्टिविटी है कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तीपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। तो दोस्तों, यहाँ यह जो एक कागज की गोली है, रंगीन गोली, उनके जरिए हमें समझाया गया है कि मैग्मा हमारी पृथ्वी के भीतर कैसे गति करता है। ओके, आगे शब्दावली में स्थल मंडलीय प्लेट किसको कहते हैं यह अर्थ स्पष्ट किया गया है कि भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। इसे ही बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। क्या भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिके है, यह स्थल मंडलीय प्लेट है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 यह एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और यह चित्र के जरिए ज्वालामुखी किसको कहते हैं, ज्वालामुखी कैसे फटता है, वो हमें समझाया गया है कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। क्या यह भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक यहाँ बाहर निकलते हैं, तो इसे बोलते हैं ज्वालामुखी। और दोस्तों, ज्वालामुखी फटने से क्या निकलता है, गैस व राख या तो मैग्मा निकलता है, और यह मैग्मा हमारी भूपर्पटी पर यहाँ यानी कि पृथ्वी की सतह पर यहाँ फैल जाता है, तो एक फलद्रुप जमी का निर्माण भी होता है। और यहाँ जहाँ ज्वालामुखी फटता है तो इसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या दोस्तों, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भूकंप किसको कहते हैं, तो आपको उत्तर लिखना चाहिए कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यहाँ चित्र 3.3 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह चित्र को देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी के भीतरी क्षेत्र में यहाँ से कंपन वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, तो ठीक पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में यहाँ सतह पर जो पॉइंट है इसे बोलते हैं अधिकेंद्र। यह उद्गम केंद्र, यह अधिकेंद्र, और अधिकेंद्र पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है और दूर दूर तक तरंगे फैलती है, तो यहाँ दूर कम नुकसान होता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या यह उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। इसे अधिकेंद्र कहते हैं। ओके, यह उद्गम केंद्र, यह अधिकेंद्र। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे क्या कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, उसे बोलते हैं भूकंप। एक और क्वेश्चन, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है। तो यह भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है
उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। क्या? यहाँ पर मान लीजिए कि यह अधिकेंद्र है, तो यहाँ कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि दूरी बढ़ने के साथ यह भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। आंसर बताइए। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। भूकंप के अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं, यह कथन बिल्कुल सही। भूकंप के अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों एक एक्टिविटी दी गई है, एक क्रियाकलाप दिया गया है कि एक बर्तन ले। आपको यह एक्टिविटी करनी है, लेकिन आपके मम्मी या पापा को साथ रखकर यह एक्टिविटी करनी है, क्योंकि अकेले करने से खतरा बढ़ सकता है। ओके, तो आपके मम्मी और पापा में से किसी एक को साथ रखें और यह एक्टिविटी करें। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे। एक बर्तन लेना है, उसे जल से भरकर ढक्कन को बंद कर देना है तथा गर्म करने के लिए रख दे। यानी कि आपके पास गैस का चूल्हा है, तो गैस के चूल्हे के ऊपर यह बर्तन के भीतर पानी भरना है, ढक्कन बंद कर देना है और गर्म करना है। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। दोस्तों जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा तो ऊपर का जो ढक्कन है वो भी हिलने लगेगा। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपने ढक्कन पर यदि चम्मच रख दी है तो चम्मच भी हिलने लगेगी, जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक्टिविटी फिर से देख लो। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तु ये आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगता है, पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होने लगता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन के जरिए एक जीके वाला पॉइंट यह अध्याय में ऐड किया गया है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। क्या? यह भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा तो अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा है एस तरंगे अथवा तो अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरा प्रकार है एल तरंगे अथवा तो पृष्ठीय तरंगे। तो पी, एस, एल तरंगे, और तीनों के एक और भी नाम है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक बार फिर से पढ़ लो। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। और इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यदि आपके पास डिक्शनरी है, विश्वकोश है, तो यह तरंगों के गुणधर्म आपको जानने चाहिए। आंसर बताइए। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। यहां पर भी मैंने आपको बता दिया, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। ओके, तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आगे उद्गम केंद्र का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि उद्गम केंद्र किसको बोलते हैं? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो
तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यह तीनों ऐसी घटना है क्योंकि जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है कि कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में भूकंप आने वाला है। तो तालाब में यदि मछलियां उछलने लगती है, कूदने लगती है, तो मान लीजिए कि भूकंप आने वाला है। तो सांप यदि पृथ्वी के अंदरूनी क्षेत्र से यानी कि भीतरी क्षेत्र से पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं तो यह भी एक भूकंप का ही संकेत समझ लीजिए। मैंने पढ़ा था कि जापान में हर रोज एक बार भूकंप आता है। तो जापान के लोग क्या करते हैं, वो जो भी ऑफिस में कार्य करते हैं तो अपने टेबल पर एक पानी से भरा हुआ गिलास रखते हैं। जैसा ही भूकंप आता है तो यह गिलास में भरा हुआ पानी नीचे गिरने लगता है, तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि भूकंप आया, वो तुरंत बाहर चला जाता है। दोस्तों, केरल में सुनामी आई थी तो क्या हुआ था, जो हाथी थे वो पहाड़ पर चढ़ गए थे क्योंकि हाथी को पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। तो याद रख लो कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से ही कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना देखकर भी पता चल जाता है, और सांपों का धरातल पर आना। आंसर बताइए। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो भूकंप की भविष्यवाणी संभव है, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, पहला सेंटेंस गलत। और भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों, भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, यह टाइटल के जरिए गुजरात के कच्छ जिले में जो भूकंप आया था और भूकंप की जो खबरें न्यूज़पेपर में छपी थी उनकी पूरी बात यहाँ दर्शाई गई है। मैंने भी यह भूकंप महसूस किया था। मैं बड़ा था, लेकिन मेरी प्राइमरी स्कूल में जब 26 जनवरी 2001 का दिन था तो मैं अपने फ्लैग को सैल्यूट करने के लिए स्कूल में गया था। मैं एक दीवार के कोने में खड़ा था इस तरह, तो मैंने महसूस किया कि कुछ बाजू वाली गली में कोई जेसीबी यानी कि जंबो क्रेन बुलडोजर गुजर रहा है। बाहर जाकर देखा तो ऐसा कोई व्हीकल नहीं था। बाद में पता चला कि यह भूकंप था। तो 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। दोस्तों, यह भूकंप की तीव्रता 6.9 रिक्टर स्केल थी। याद रखना, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। तो यह 26 जनवरी 2001 को भूज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। और भी खबरें छपी थी न्यूज़पेपर में कि स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। तीसरी दोस्तों खबर छपी थी, भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक। चौथी खबर छपी थी, भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। पांचवी खबर थी, शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गए थे। अगली खबर छपी थी, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7वीं खबर थी, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी। यह पूरी खबरें एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि भुज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका, भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक, भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए।
तो शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। क्या आप जानते हैं, यानी कि दोस्तों यह क्वेश्चन मार्क आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया है कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। क्या दोस्तों, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। यहाँ भूकंप को मापने वाला यंत्र इमेज में आप देख सकते हैं जिसे हम भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। क्या, यह भूकंप की तीव्रता मापने का जो पैमाना है वो है रिक्टर स्केल। और जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। यानी कि 2.0 की तीव्रता वाला यदि भूकंप आता है तो इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, मतलब कोई हानि नहीं होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। यानी कि आपके मेज पर यदि कांच का गिलास है तो वो गिर सकता है यदि भूकंप की तीव्रता 5.0 रिक्टर स्केल की हो। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो कच्छ में जो भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी 6.9 रिक्टर स्केल, यानी कि यह अति तीव्र माना जाता है और बहुत हानि हुई थी। और इमेज में आप देख सकते हैं। आंसर बताइए। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोमीटर कहते हैं। क्या, सिस्मोमीटर, जिसे हम एक और भी शब्द आया, क्या शब्द आया था, भूकंप लेखी भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोमीटर या तो सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। क्या, सिस्मोग्राफ। ये भूकंप मापने का यंत्र, नाम मत बोलिएगा, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। एक और क्वेश्चन कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और सही जोड़ सुमिलित कीजिए। एक तरफ है भूकंप की तीव्रता और दूसरी तरफ है भूकंप की तीव्रता, और यह तीव्रता के आधार पर कौन सी हानि की संभावना है, सही जोड़ मिलाइए। यदि भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम रिक्टर स्केल की है तो प्रभाव नहीं के बराबर होगा। लेकिन यदि भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक रिक्टर स्केल के है तो क्या होगा, इमारतें गिर जाएगी। और यदि भूकंप की तीव्रता 5.0 के आसपास रिक्टर स्केल के है तो मेज पर से या तो टेबल पर से कोई भी वस्तुएं गिर सकती है। ओके, आगे एक्टिविटी एक दी गई है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके सामने जो पूरा कच्छ में भूकंप आया था और कच्छ के भूकंप का वर्णन किया, तो यह सभी घटनाओं को आपको क्रमिक रूप से सही ढंग से रखनी है। ओके, आगे एक कल्पना करने के लिए रखा गया है, यानी कि आपको सोचना है। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। यदि आप अपने क्लासरूम में है और भूकंप आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से दौड़कर बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। भूकंप इतना तीव्र है कि आपका बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको अपने सिर पर ऐसे हाथ रख देना है और आप जो भी जगह पर बैठा है, यानी कि आप जो बेंचेस पर बैठे हैं तो आपको बेंचेस के नीचे चले जाना है और आपके माथे को सुरक्षित रखना है। ओके, क्योंकि यदि हमारे हेड पर इजा हो जाएगी तो हमें मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी, यानी कि भूकंप के दौरान कहां आश्रय लेना चाहिए ताकि हम बच सके। एक तो सुरक्षित स्थान पसंद करना चाहिए, जैसा कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में आप छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं यदि अर्थक्वेक आता है तो। और इनसे दूर रहे। कौन कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए, एक तो आग वाले स्थान से दूर रहे, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों
दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहे, क्योंकि दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम यह कांच की बनी होती है, तो कांच आपको लग सकता है। पहले से तैयार रहे, यानी कि अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ऐसे हम भूकंप से बच सकते हैं। चलिए यहाँ हम पहले पार्ट को हम खत्म करते हैं। कल यही अध्याय में, यानी कि तीसरे अध्याय में दूसरा पार्ट लॉन्च करेंगे। और आपकी समझ में यह भूकंप की बात आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी अध्याय में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।